हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। हाईली रिएक्टिव मेटल्स वो होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। और हमने एक एग्जांपल लिया था एल्यूमिनियम का कि किस तरह से एल्यूमिनियम को उसके ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। दोस्तों, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स वो होते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में होते हैं, मिडल पार्ट में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, लीड और कॉपर। फ्रेंड्स, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनके ओर्स साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के जो साल्ट है वो आइदर सल्फाइड सॉल्ट्स होते हैं या फिर कार्बोनेट्स होते हैं। जैसा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो हमने देखा था कि ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो आइदर सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और ये जो सल्फाइड या कार्बोनेट्स हैं उन्हें हम पहले ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना होता है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के केस में, तो हमें वो सल्फाइड और कार्बोनेट साल्ट को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। क्यों ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होता है? क्योंकि दोस्तों, ऑक्साइड में से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए पहले एक हम शॉर्ट में देखते हैं कि एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कैसे किया जाता है। तो बात कर रहे हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो ये कौन से मेटल्स है? एग्जांपल हमने इनके लिए है आयरन, उसके बाद हो गया जिंक, लीड और कॉपर। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है। तो ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? ये एक तो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सल्फाइड साल्ट या फिर कार्बोनेट साल्ट। तो ये जो भी सल्फाइड या कार्बोनेट सॉल्ट है इसे हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, क्योंकि ऑक्साइड में से ये मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है। एक बार जब ऑक्साइड तैयार हो गया तो उसका हमें करना पड़ेगा रिडक्शन, मतलब जो ऑक्सीजन है उसे हमें निकालना पड़ेगा। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्साइड निकालने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होगी। अगर ये सल्फाइड है, ठीक है, अगर ये सल्फाइड साल्ट है तो हम करेंगे रोस्टिंग, और अगर ये कार्बोनेट साल्ट है तो हम करेंगे कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग होता है हीटिंग इन एक्सेस एयर। और कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है हीटिंग इन लिमिटेड एयर। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जिंक सल्फाइड का हमें रोस्टिंग करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक्सेस ऑफ एयर लेंगे और हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस यहाँ मिलेगा SO2। ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस मिलेगा SO2। लेकिन अगर कार्बोनेट्स है तो यहाँ हमें मिलेगा, फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट हमने लिया तो हम इसे लिमिटेड एयर में हीट करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से याद रखना है। जैसे देखिए जिंक सल्फेट है तो अगर हमें याद रखना है कि इसके लिए रोस्टिंग करना है, ठीक है, और अगर हमें कार्बोनेट दिया है तो हमें याद करना है कैल्सिनेशन। कार्बोनेट कैल्सिनेशन सी आ रहा है दोनों में, ऐसे याद रखिए। या फिर हम यहाँ देख सकते हैं जिंक सल्फेट, यहाँ हमें ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं है इसलिए हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो हम ये एक्सेस ऑफ एयर में करेंगे, यहाँ हमने ऑक्सीजन ऐड किया है।
लेकिन अगर हम जिंक कार्बोनेट को देखें तो हमें यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे लिमिटेड ऑक्सीजन में हीट करेंगे ताकि हमें जिंक ऑक्साइड मिले। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों में हमें ऑक्साइड मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन यहाँ हमने रोस्टिंग की, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन यहाँ हमने किया है कार्बोनेट के केस में। तो कैल्सिनेशन मतलब होता है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ऑक्साइड तैयार होगा। और अब जब ये ऑक्साइड तैयार होगा तो इसका भी हम करेंगे रिडक्शन। इसका हम क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, ये ऑक्सीजन को हम रिमूव करेंगे। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ, जो ऑक्साइड में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, उसको हम रिमूव करेंगे, रिडक्शन करेंगे ताकि हमें वह मेटल मिले, ठीक है। इस तरह से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब रिडक्शन की क्या क्या प्रोसेस होती है ये तो हम आगे सीखने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है जिंक ऑक्साइड, अब इसका रिडक्शन करना है तो हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे यहाँ कार्बन। तो यहाँ हमें ये जिंक अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये C के साथ O कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है वो लॉस्ट हो गया, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये कार्बन के अलावा और भी कई अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उन्हें यूज किया जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड की, मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो मैंगनीज जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम पाउडर के साथ उसे रिएक्ट किया जाता है। एल्यूमिनियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है और मैंगनीज जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो एल्यूमिनियम है इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा Al2O3, मतलब एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड तैयार करेगा और ये जो Mn है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। ये Mn जो है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हमें Mn अलग मिलेगा और इधर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी और ये हीट इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा इवॉल्व होती है कि ये जो मैग्नीज हमें मिलता है, मतलब ये जो मेटल हमें मिलता है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है, राइट। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। यहाँ अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो यहाँ लिख देंगे हम ट्वाइस और यहाँ लिख देंगे हम थ्राइस, ठीक है। तो इस तरह से मैंगनीज डाइऑक्साइड की रिएक्शन है। मैंगनीज मॉडरेटली रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को यहाँ से लेकर अपना खुद का ऑक्साइड तैयार कर लिया और मैंगनीज जो है उसे सेपरेट कर दिया। तो इस तरह से मैंगनीज हमें मिल गया बाय द रिडक्शन ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। एक और रिएक्शन हम देखेंगे जो कि है, जिसे कहा जाता है थर्मिट रिएक्शन, जो होती है Fe2O3 के साथ। Fe2O3 मतलब ये है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड जो है वो जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ मिलता है हमें Al2O3 और यहाँ मिलेगा Fe, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक ट्वाइस Fe होगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार हुआ है और यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो गई है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है, इसलिए इस रिएक्शन को थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। थर्मिट रिएक्शन मतलब ये एक प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, इसमें से एक का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस किया है और यहाँ Fe मिला, मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ है, क्या हुआ है, यहाँ उसका हुआ है रिडक्शन। और एल्यूमिनियम ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार किया। तो एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन गेन किया है, इसलिए इसका हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन और आयरन का क्या हुआ, रिडक्शन। इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें लार्ज क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है।
तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाय रिडक्शन प्रोसेस द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल की। आप सोच रहे होंगे कि लेस रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की क्या ज़रूरत है, वो तो नेचर में फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। गोल्ड, प्लैटिनियम, सिल्वर जैसे जो लेस रिएक्टिव मेटल है, जिसे हम नोबल गैस एलिमेंट भी कहते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि लेस रिएक्टिव होने के बावजूद भी वो फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते हैं, बल्कि अपने साल्ट के फॉर्म में, कंबाइंड स्टेट में, मतलब कि कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर ये एक लेस रिएक्टिव मेटल है और वो अपने सल्फाइड साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब वो प्रेजेंट होता है Cu2S कॉपर सल्फेट के फॉर्म में। तो ये जो सल्फाइड है इसे हम सबसे पहले ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसका ऑक्साइड तैयार करेंगे। क्यों हम इसका ऑक्साइड तैयार करेंगे? क्योंकि ऑक्साइड जो होते हैं उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ओके, तो सबसे पहले हम इसका ऑक्साइड तैयार करेंगे और फिर ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है मेटल के साथ साथ। तो उस मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, मतलब उस मेटल ऑक्साइड का हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और उसमें से ऑक्सीजन रिमूव करेंगे और फिर हमें वो मेटल मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेटल मिलता है वो टोटल 100% या 99.99% प्योर नहीं होता है, इसलिए इसका फिर से हमें प्योरिफिकेशन करने के लिए इसका क्या करना है? रिफाइनिंग करना है। तो ये रिफाइनिंग कैसे की जाती है वो हम आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसका ऑक्साइड कैसे तैयार करें। इसका ऑक्साइड तैयार करने के लिए हम करते हैं रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग मतलब आप जानते ही हैं, हीटिंग इन एक्सेस ऑफ एयर, क्योंकि सल्फाइड है तो सल्फाइड का क्या करना पड़ेगा? हमें रोस्टिंग करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन कैसे होगी। सबसे पहले Cu2S प्लस हम ऑक्सीजन के साथ इसे रिएक्ट करेंगे, मतलब एक्सेस ऑफ एयर में हम इसे हीट करेंगे, तो हमें मिलेगा Cu2O कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2। इसे थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ हमें ये ऑक्साइड मिला, कॉपर ऑक्साइड। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसे हमें कन्वर्ट करना है मेटल में, मतलब कॉपर में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो Cu2O है इसे फिर से हमें और कॉपर सल्फेट के साथ भी रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा Cu प्लस SO2। ठीक है, इस रिएक्शन को इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि दो स्टेप में ये एक्सट्रैक्शन हुआ है। पहले तो हमने कॉपर सल्फेट जो है उसका क्या किया? रोस्टिंग किया, जिससे हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। मतलब पहले हमने कॉपर सल्फेट को कन्वर्ट किया ऑक्साइड में और फिर उस ऑक्साइड को फिर से हमने कॉपर सल्फेट के साथ ही रिएक्ट किया तो हमें कॉपर मिला। ठीक है, मतलब ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया मेटल में। अब बात करते हैं रिफाइनिंग की। हमने दोस्तों इसके पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल सीखा था, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का, तो उसमें हमने रिफाइनिंग नहीं की थी। हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उसमें रिफाइनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होते हैं या लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं उनमें रिफाइनिंग करना आवश्यक होता है। वैसे रिफाइनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है कि रिफाइनिंग कैसे की जाती है, यह आप अपनी हायर क्लासेस में सीखने वाले हैं। लेकिन मैं जानती हूँ आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट हैं और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस है ये जानने के लिए कि आखिर रिफाइनिंग कैसे की जाती है, तो मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ, रिफाइनिंग भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो दोस्तों रिफाइनिंग जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड कैसे होता है ये भी हम आगे सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सीखते हैं रिफाइनिंग ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर। ठीक है, कॉपर की हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड की अगर हम बात करेंगे तो हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है इसमें दो प्लेट्स होती हैं। ठीक है, एक थिक प्लेट होती है और एक जो प्लेट है वो इस तरह से
थीन है, ठीक है, एक थिक है और एक थीन है। अब ये क्या बना है, तो ये दोनों ही जो प्लेट है वो कॉपर से बनी हुई है, ठीक है, दोनों ही प्लेट किससे बनी हुई है, कॉपर से बनी हुई है, ये भी कॉपर से बनी हुई है और ये जो प्लेट है ये भी कॉपर से बनी हुई है। इसमें से ये जो प्लेट है ये हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये वाली जो प्लेट है वो हम निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं एनोड, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं कैथोड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एनोड और कैथोड, एक थिक है एक थीन है, दोनों ही कॉपर से बनी। लेकिन इनमें एक डिफरेंस है, ये जो एनोड है वो है हमारा इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल मतलब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हमें जो मिला था, हमने कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, कॉपर ऑक्साइड से फिर हमें जो कॉपर मिला है वो प्योर नहीं है, 99.99% प्योर नहीं है, उसका प्योरिफिकेशन ही हम कर रहे हैं, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो जो इम्प्योर वाला जो कॉपर है वो है एनोड। और हमारे पास एक और प्योर मेटल भी है, तो वो प्योर कॉपर की प्लेट जो है मतलब ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, एक कॉपर की प्लेट हमें लेनी होगी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड के रूप में यूज करने के लिए। तो ये प्योर वाला मेटल हो गया कैथोड प्लेट, और ये एनोड जो है वो इम्प्योर वाला मेटल हो गया, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमें यहाँ लगेगा एक इलेक्ट्रोलाइट, या एक सॉल्यूशन हमें डालना होगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस चीज का सॉल्यूशन होगा, तो हम एक्सट्रैक्शन किसका कर रहे हैं, कॉपर का, ठीक है। हमने प्लेट किसकी यूज की, कॉपर की, तो यहाँ जो सॉल्यूशन यूज होगा वो भी इस कॉपर का ही साल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। अब कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, वो CuSO4 हो सकता है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, वो कॉपर क्लोराइड हो सकता है, या फिर वो कॉपर नाइट्रेट भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं हम, कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन वो होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया कॉपर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, हमने CuSO4 ले लिया, CuSO4। तो इसमें हमें एक चीज ऐड करनी होगी जो कि होगी डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, ये डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने से ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। अब बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का काम है आयोनाइजेशन होना, मतलब वहाँ अच्छी तरह से आयंस तैयार होना चाहिए। ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं इसका आयनाइजेशन अच्छे से होना चाहिए, परफेक्टली होना चाहिए, इसलिए इसमें डाइल्यूट H2SO4 हम ऐड करेंगे। जैसे कि कॉपर सल्फेट है तो इसके कौन से आयंस बनेंगे, इसके आयंस बनेंगे Cu+ और SO4-, मतलब Cu+2SO4-2, इस तरह से इसके आयंस बनेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आयंस यहाँ तैयार होने चाहिए, इसलिए हम H2SO4 डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एनोड पर क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैथोड की, ठीक है, कैथोड रिएक्शन। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी देखिए, देखिए एग्जैक्टली होने क्या वाला है, ये प्योर मेटल है और ये इम्प्योर है। तो जो इम्प्योर वाला है उसमें से इम्प्योरिटीज निकालना है, और जो प्योर वाला मेटल होगा मतलब जो मेटल है उसे हमें इसके पास डिपॉजिट करना है ताकि ये पूरा का पूरा हमें प्योर फॉर्म में मिले, मतलब इसमें से कॉपर को हमें अलग करके इधर लेकर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यहाँ पर Cu+2 आयंस भी है और SO4- आयंस भी है, हमें काम है Cu+2 आयंस, ठीक है, कॉपर ही चाहिए हमें, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे कि ये जो कॉपर प्लस जो आयंस है वो इस इलेक्ट्रोलाइट में से अट्रैक्ट होकर जाएंगे कैथोड के पास। कैथोड कैसा है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ये Cu+ आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, तो पॉजिटिव आयंस जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर डिपॉजिट होंगे। अब यहाँ ये Cu+2 आयंस जो है जो कैथोड के पास गए हैं, तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। देखिए जब भी कोई मेटल है, जैसे कॉपर मेटल है, कॉपर का जो एटम है वो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब वो लॉस करता है तब वो कन्वर्ट हो जाता है आयंस में,
तो उसके पॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं, बिकॉज मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब वो लॉस करते हैं तो उनके पॉजिटिव आयंस तैयार होते हैं। और अगर फिर से इस आयन को इस तरह के एटम में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट होना है, एटम में कन्वर्ट होना है आयन को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले डोनेट हो गए थे वो उसे वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ वही हो रहा है, ये आयंस जो है वो एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ +2 चार्ज है, इसलिए यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चाहिए, उसे गेन करना पड़ेगा ताकि वो एटम में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से ये जो पॉजिटिव आयंस है उसने कैथोड के पास से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और कॉपर एटम में वो कन्वर्ट हो गया और यहाँ वो कॉपर डिपॉजिट हो गया, कैथोड के पास डिपॉजिट हो गया। ये होगी कैथोड रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। एनोड क्या है, एनोड कॉपर एटम है। ये कॉपर एटम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर देगा और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu2+ आयंस में। ठीक है, अभी जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ गेन है, यहाँ लॉस्ट है, यहाँ प्लस लिखा है, यहाँ माइनस लिखा है, लेकिन जनरली ऐसे माइनस कभी लिखा नहीं जाता। इस -2 इलेक्ट्रॉन को उधर साइड लिखा जाता है, मतलब +2 इलेक्ट्रॉन्स उस साइड पर लिखा जाता है। तो ये रिएक्शन ऐसे लिखेंगे हम, Cu कन्वर्ट हो गया Cu2+ आयंस में। कैसे कन्वर्ट हो गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। ठीक है, तरह से एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड जो है वो है हमारा कॉपर। ठीक है, एनोड क्या है हमारा कॉपर, और कॉपर जो है उससे हमें क्या मिलेगा, उससे मिलेगा हमें कॉपर आयन +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये इस तरह से इसके टुकड़े हो गए, कॉपर एटम जो है उसके टुकड़े किस तरह से हो गए, कॉपर आयन +2 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे कि कॉपर आयन कहाँ गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए। ये जो कॉपर आयंस है वो पास हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में की जो कॉपर आयंस है वो अब डिफिशिएंट हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, क्योंकि वो सारे के सारे कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर यहाँ कॉपर बना चुके हैं, वहाँ वो कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो चुके हैं। अब ये जो एनोड है उसमें का जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रोलाइट में पास होगा और इलेक्ट्रोलाइट में से फिर वो कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड उसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा और कॉपर एटम तैयार करेगा और ये कॉपर एटम जो है वो इस कैथोड पर कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई आयंस की बात, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे और फिर पॉजिटिव से ये निगेटिव की तरफ जाकर फिर से ये कैथोड की तरफ आएंगे और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कॉपर आयंस के साथ अटैच हो रहे हैं और कॉपर एटम तैयार कर रहे हैं। मतलब इस तरह से साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, ये जो एनोड है वो अपने आयंस इलेक्ट्रोलाइट में पास करेगा, इलेक्ट्रोलाइट से वो आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड को क्या चाहिए, कैथोड को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी इस एनोड की तरफ से ही आए हैं, लेकिन अलग डायरेक्शन से आए हैं। ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे और फिर से कैथोड की तरफ ही पास होंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा कि ये एनोड जो है उसका पूरा का पूरा जो कॉपर है वो कैथोड की तरफ पास हो जाएगा और ये प्योर कैथोड जो है मतलब प्योर कॉपर से बना हुआ जो कैथोड है उसकी तरफ ये पूरा कॉपर कलेक्ट होता जाएगा। लेकिन इसमें प्रेजेंट जो इम्प्योरिटीज है उसका क्या होगा, वो जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ इसके बॉटम में कलेक्ट होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ एनोड के बॉटम में वो कलेक्ट होती जाएगी, जिसे हम कहते हैं एनोड मड, इसे कहा जाता है एनोड मड। तो इस प्रकार ये एनोड जो है वो धीरे धीरे थीन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर की इम्प्योरिटीज नीचे बॉटम में आके कलेक्ट हो रही है और उसके अंदर जो कॉपर प्रेजेंट था वो कैथोड की तरफ जाके कलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से धीरे धीरे थीन हो जाएगा, मतलब इसको हम थीन बना देते हैं। इस तरह से ऐसा पतला होता चला जाएगा और ये जो कैथोड है ये इस तरह से मोटा होता जाएगा। ठीक है, ये जो है मोटा होता जाएगा क्योंकि यहाँ और ज़्यादा कॉपर कलेक्ट होता जा रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा कॉपर जो है इस एनोड में का कैथोड की तरफ कलेक्ट हो जाएगा और उसकी इम्प्योरिटीज भी सेपरेट हो जाएगी और इस तरह से हमें प्योर कॉपर के फॉर्म में ये कैथोड मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से होती है रिफाइनिंग, मतलब इस प्रोसेस से हमें प्योर कैथोड मिलता है, मतलब हमें जो मेटल है वो पूरा प्योर फॉर्म में मिल जाता है।
इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफाइनिंग, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से की जाती है। तो आई होप आपको अब ये पूरा सिस्टम समझ चुका होगा, आपको ये पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ गई होगी। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिए, ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।